नमस्कार, स्वागत है आपका एम विथ राजेंद्र यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है राहुल चौहान और आज हम देखने वाले हैं साइंस के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। वर्षा की बूंद निम्नलिखित में से किसके कारण गोल होती है? तो ये होती है किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण। और पृष्ठ तनाव के और भी बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे हम सुबह से ब्रश करते हैं तो पानी की बूंद, जो पानी होता है वो पानी हमारे दांत में आर पार नहीं जा पाता। छोटे छोटे छिद्र होते हैं दांतों के बीच में, सकरी जगह होती है। तो हमारा पेस्ट क्या करता है, उसको पानी को पतला कर देता है, वो पृष्ठ तनाव कम कर देता है। तो ये भी पृष्ठ तनाव का उदाहरण हो गया। फिर यदि पानी में अशुद्धि मिलाओगे तब भी पृष्ठ तनाव बढ़ जाएगा। एक नॉर्मल गिलास पानी लिया आपने और एक ले लिया नमक वाला पानी, तो नमक वाले में पृष्ठ तनाव ज़्यादा होगा। यही कारण है कि जहाज़ हल्का सा ऊपर उठ जाता है नदी से समुद्र में जाते समय, क्योंकि समुद्र का पृष्ठ तनाव ज़्यादा होता है। या समुद्र में तैरना आसान होता है या बहुत कम लोग समुद्र में डूबते हैं। और यही कारण है स्विमिंग पूल में तैरना आसान होता है नदी की अपेक्षा, क्योंकि स्विमिंग पूल देखा होगा आपने, नीला नीला दिखता है, उसमें अशुद्धियाँ मिलाई जाती हैं, है ना। इसलिए उसमें बच्चे तक क्या बताइए तैर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी दीपक की बत्ती तेल ऊपर चढ़ता है, तो किसी दीपक की बत्ती का तेल यदि ऊपर चढ़े तो ये किसके कारण चढ़ता है बताइए? केशिकत्व के कारण। और केशिकत्व किसान जुताई कर देते हैं बारिश के पहले। क्यों कर देते हैं? मतलब बारिश के बाद क्यों कर देते हैं जुताई? जुताई इसलिए कर देते हैं क्योंकि वो केश नलियाँ पानी को ऊपर ले आती हैं, ठीक है। तो पानी ऊपर ले आती हैं तो नमी वहाँ की सोख ली जाती है सूर्य के दौरान, सूर्य की एनर्जी से, इसलिए वो नलियाँ तोड़नी पड़ती हैं, इसलिए जुताई करते हैं खेती के पहले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृष्ठ तनाव का कारण। पृष्ठ तनाव का कारण है तो अणुओं के बीच प्रतिकर्षण नहीं है, अणुओं के बीच ससंजक बल, बिल्कुल सही है। तो अणुओं के बीच ससंजक बल लगेगा तो पृष्ठ तनाव होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हवाई जहाज़ में फाउंटेन पेन की स्याही बाहर निकल आती है, क्यों? तो ये इसके दो आंसर हो सकते हैं या दो आंसर होते हैं, लेकिन इसमें से ऑप्शन में से तो एक ही होगा, लेकिन हम दूसरा आपको अभी बता दे रहे। ऊंचाई बढ़ने पर वायुदाब में कमी होती है, वायुदाब में वृद्धि होती है, ऊंचाई बढ़ने पर अपरिवर्तित रहता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ये। ऊपर जैसे जैसे जाओगे प्रेशर कम हो जाता है, वायुदाब कम हो जाता है। तो वायुदाब कम होता है तो जो ये पेन के अंदर रॉड डली होती है ये अपना कार्य शुरू कर देती है केश नली का, तो ये केशिकत्व के कारण ऊपर चढ़ती है, ठीक है। तो यदि वायुदाब नहीं होता तो केशिकत्व बोलते, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। निम्नलिखित में से किस एक के लिए केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है? तो किस एक के लिए एकमात्र कारण नहीं है ये बताना है आपको, ठीक है। स्याही सोखना। तो यदि स्याही सोख ली जाती है बटर पेपर में या पेपर में, तो पेपर में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, तो ये केशिकत्व का उदाहरण है। भूमिगत जल का ऊपर चढ़ना, ये केशिकत्व का उदाहरण है, केश नली टूट जाती हैं। सूती वस्त्र का जल की बूंद फैल जाना, सूती कपड़े पर, तो सूती कपड़े पर जल का फैल जाना तो केशिकत्व का उदाहरण है, लेकिन ये एकमात्र नहीं है। पृष्ठ तनाव कम के कारण भी फैल जाती है बूंद, ठीक है। और पौधों की, चलो तो इसका अभी ये है, चौथा और पढ़ लेते हैं। पौधों की जड़ों से जल पूरे समूह की ओर बढ़ता है, तो ये जाइलम ले जाता है और ये भी केशिकत्व का उदाहरण है, ठीक है। तो अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग यदि लगाना चाहें तो तीसरा नंबर इसका राइट आंसर होगा। लेकिन यदि कहीं और बाकी 3 ऑप्शन अलग दिए हों और ये दिया हो ऑप्शन में, तो फिर आप इसको टिक कर सकते हैं, ठीक है। तो केशिकत्व के लिए एकमात्र कारण कौन सा नहीं है? सूती वस्त्र पर जल की बूंदों का क्या बताइए? फैलना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही है? तो सर्वग्राही जो सबको देगा, तो यूनिवर्सल डोनर, एक्सेप्टर, ग्राही मतलब लेगा, तो यूनिवर्सल एक्सेप्टर बताना है आपको। तो ये है कौन सा? ए बी। और दाता बोलेंगे, सर्वदाता बोलेंगे कौन है? तो ये हो जाएगा ओ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रुधिर वर्ग बी वाला व्यक्ति निरापद कौन से रुधिर वाले
वर्ग वाले व्यक्ति को रक्तदान कर सकता है। ठीक है, तो इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी टफ है, इसको ऐसे देखो। बी वाला व्यक्ति किसको देगा, वो ये पूछ रहा है कि ब्लड ग्रुप बी वाला किसको डोनेट करेगा। तो ब्लड ग्रुप बी वाला बी को तो करेगा ही, और यूनिवर्सल एक्सेप्टर को भी करेगा, चूँकि ए भी एक्सेप्टर है, यूनिवर्सल सर्वग्राहिता है, इसलिए ए भी लेगा और बी तो लेगा ही। चलिए, यदि किसी पुरुष का रक्त वर्ग ए बी है और महिला का बी है तो संतान का निम्नलिखित में से कौन सा नहीं हो सकता बताना है। तो इसका यूज़ फॉरेंसिक साइंस में होता है और पुलिस वाले भी कभी कभी इसका यूज़ करते हैं केस स्टडी करने में कि ये किसका बेबी है, किसका बेबी नहीं है। तो चलिए हम निकालना सिखा देते हैं आपको। ये लिख दिया यहाँ पर ए बी और यहाँ पर लिख दिया बी कि यदि माँ और बाप का या मम्मी जी और पापा जी का ये है तो संतान का कौन सा हो सकता है या कौन सा नहीं हो सकता। तो जब भी इसको सॉल्व करना हो तो ओ अपने आप मन से चिपका दो ओ। जब वैज्ञानिकों ने इसकी खोज करी थी तब ये 0 था, फिर 0 बोलना अच्छा नहीं लगता था तो वो लोग ओ बोलने लगे, तो आज भी इसको ओ बोलते हैं। ए को बी से मिलाएंगे तो ए बी हो जाएगा, ए को ओ से मिलाएंगे तो ए ओ हो जाएगा, बी को बी से मिलाएंगे तो बी बी हो जाएगा, और बी को ओ से मिलाएंगे तो बी ओ हो जाएगा। अब जितना ओ लगाया था उतना ओ हटा दो और जो डबल है उसको भी हटा दो। ओ हटा दिया, बी हटा दिया, ओ हटा दिया, तो ए भी हो सकता है, ए हो सकता है, बी हो सकता है और बी हो सकता है। तो 50% चांस है बी होने के, और ए बी और ए होने के चांस कितने हैं, 25-25%। चलिए, तो कौन सा नहीं हो सकता, तो ओ नहीं हो सकता क्योंकि ओ इसमें आया ही नहीं है। चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। निम्न रक्त वर्ग में से सर्वत्रिदाता मतलब सर्वदाता, यूनिवर्सल डोनर। तो यूनिवर्सल डोनर अभी बताया था हमने, ओ होता है यूनिवर्सल डोनर और एक्सेप्टर ए भी होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, यदि पिता का रक्त वर्ग ए है और माता का रक्त वर्ग ओ है तो बताइए पुत्र का कौन सा रक्त वर्ग होगा। तो कर लेते हैं इसको, ऐसे ही कर लेते हैं अपन। चलिए, यहाँ पर कर देते हैं बाजू में। देखिए, तो बनाते हैं इसको। ये हो गया ए और ये हो गया क्या बताइए ओ। एक 0 यहाँ चिपका दो और एक 0 यहाँ चिपका दो, ओ और ओ। अब इस ए को इस ओ से मिलाएंगे तो ए ओ हो जाएगा, इस ओ को इस ओ से मिलाएंगे तो ए ओ हो जाएगा, ओ को ओ से मिलाएंगे तो डबल ओ, और यहाँ पर भी डबल ओ। चलिए, अब जो ओ है लगाया था उसको हटा दो, ओ को हटा दिया, ओ को हटा दिया, ओ को हटा दिया, ओ को हटा दिया, तो ये बना ए ओ। मतलब 50% चांस हैं ए होने के और 50% चांस हैं ओ होने के। तो अब उसने पूछा है कि कौन सा हो सकता है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखो, ए दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा। तो अब ओ दिख रहा है क्या, हाँ ओ दिख रहा है, तो ओ इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी लगाना पड़ते हैं कभी कभी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए, मानव का सामान्य रक्त वर्ग कितना होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि मानव का रक्त वर्ग कितना होता है, 120/80 mmHg। Hg का मतलब है मर्क्यूरी, तो मर्क्यूरी में मापते हैं उसको, तो 120/80 होना चाहिए। और नॉर्मली 120 से 125 भी नॉर्मल कहलाता है, 80 से 85 भी नॉर्मल कहलाता है, 5 बढ़ और घट सकता है, वो नॉर्मल कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, अरक्तता किसकी कमी के कारण होती है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग लगाना, क्योंकि अरक्तता के तो बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं। तो राइबोफ्लोविन नहीं, थाइमिन नहीं, फोलिक एसिड हाँ यही है, एनीमिया से रिलेटेड, अरक्तता से रिलेटेड, तो फोलिक एसिड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। रक्त का हीमोग्लोबिन किसके साथ मिलने पर कार्बोनिल हीमोग्लोबिन बनाता है। तो कार्बोनिल हीमोग्लोबिन कब बनाएगा, जब कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ मिलेगा। और कार्बन मोनोऑक्साइड को साइलेंट किलर गैस भी बोलते हैं, क्योंकि ये क्या बताइए, पता नहीं चलता और ये शरीर के अंदर चली जाती है और ऑक्सीजन की पावर को कट कर देती है। तो ऑक्सीजन कट हो जाएगी तो इसमें क्या बताइए, डेथ हो जाती है। मान लो कोई बंद रूम में सिगरेट पी रहा है
तब भी कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगी, और कोई सिगड़ी जला के सो रहा है तब भी कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगी। इसलिए बोला जाता है बंद कमरे में सिगड़ी मत जलाओ, या बंद कमरे में किचन को मत रखो, कम से कम एक विंडो एग्जिट होनी चाहिए। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड ऐसे बनती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण हमारे शरीर में कहाँ होता है? तो ये होता है बोन मैरो या अस्थि मज्जा में। तो बोन मैरो आपने देखा होगा, जो हड्डियाँ कुत्ते खाते रहते हैं ऐसी होती है ना, और इसमें बीच में खोखली होती है। या जो नॉन वेजिटेरियन होंगे उन्होंने देखा होगा हड्डी को अंदर खोखली होती है, फिर वो चूसते हैं। तो वो कौन सा पार्ट है बताइए? अस्थि मज्जा। तो यहीं पर बनती है आरबीसी। डब्ल्यूबीसी भी यहीं पर बनती है। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए। वयस्क पुरुष में आरबीसी की सामान्य संख्या कितनी होती है? तो ये होती है 5 मिलियन। ऑप्शन के अकॉर्डिंग 5 मिलियन लगाना, लेकिन एक बार पेपर में पूछा गया था 4.5 से 5.5 मिलियन। ठीक है, तो 4.5 से 5.5 मिलियन याद रखना, यदि मिलियन में पूछा गया है तो। ठीक है, तो ये 4.5 से 5.5 लगाना। अब इसको आपने याद कर लिया तो 4.5 भी नहीं लगाना, 5.5 भी नहीं लगाना, जो इसके अंदर आया हो उसको लगाना। ठीक है, चलिए। और कहीं कहीं हो सकता है ऐसा दे दें कि 5.5 से 6.5, 4.5 से 5.5, 3.5 से 4.5, तब इसको लगाना टिक। तो आपको पास वाला ऑप्शन लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11। स्टेनलेस स्टील में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं होता? तो होता कौन सा है पता होगा तभी आप बता पाओगे नहीं होता। तो आयरन होता है, क्रोमियम होता है, निकेल होता है। टंगस्टन नहीं होता है, जिसका सिंबल W होता है। और टंगस्टन का गलनांक क्या बताइए? उच्च होता है, गलनांक उच्च होता है, मतलब वो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर पर गलेगा। ठीक है, और प्रतिरोध कैसा होता है बताइए? निम्न। तो टंगस्टन का बल्ब में यूज़ करते हैं फिलामेंट बनाने में। तो ये क्वेश्चन आता है कि बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का। लेकिन अभी आपके घर में LED लाइट्स लग गई होंगी, तो आप वो LED लाइट मत समझना, पेपर में टंगस्टन वाला बल्ब आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। मिश्र धातु एल्निको का उपयोग होता है चुंबक बनाने में होता है ये। क्वेश्चन नंबर 13 को देख लेते हैं। स्टेनलेस स्टील का उपयोग किसके लिए करते हैं? हीटर के लिए तो नाइक्रोम का करते हैं। बर्तन और शल्य उपकरण बनाने में करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14। रांगा मिश्रण है किस किस का? तो ये टिन और शीशे का मिश्रण है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, रांगा, टिन और शीशे का। जस्ता और तांबा को मिलकर बनाने वाली धातु बताइए कौन सी है? तो ये आपको पता होना चाहिए, पीतल। जस्ता और तांबा मिला दो तो क्या बन जाएगा? पीतल। और तांबा आपको पता होना चाहिए सबसे प्राचीन धातु है। यदि क्वेश्चन आए सबसे प्राचीन धातु बताइए तो तांबा। मनुष्य ने सबसे पहले क्या यूज़ किया था? तांबा। और फिर बाद में किया था लोहा। लोहा को Fe भी बोलते हैं। चलिए नाइक्रोम का बता दिया हमने। कॉपर का, कॉपर मतलब तांबा कहलाता है। ठीक है, चलिए तो ये थे आज के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। आप कमेंट करके बताइए आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे, और जो लोग नए आए हों वो ज़रूर से जय हिंद लिखें। तो सबको जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।